चलो, पिछली क्लास में आपने जो आपका पीजी लेवल का सिलेबस है उसमें भूआकृति विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाओं को पढ़ा था। पीजी लेवल के सिलेबस में आपके एक तो टॉपिक था ढाल विश्लेषण और एक भूआकृति विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं। प्रश्न आपको इन दो टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा नाम तो दो और लिखे गए हैं, लेकिन वो दोनों टॉपिक एक दूसरे से पूरी तरीके से रिलेटेड। अब अगली बात हम जो करेंगे वो भूआकृति विज्ञान में ये अंतिम चैप्टर है, अनुप्रयुक्त भूआकृति विज्ञान की। अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। अनुप्रयुक्त भूआकृति विज्ञान, या हम कहते हैं अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, या आप इस बात को ऐसे कह दो, भू आकृति विज्ञान के अनुप्रयोग। अब तक हमने जो भू आकृति के बारे में पढ़ा वो हमारे क्या क्या काम आ सकता है, वही उसके एप्लीकेशन या अनुप्रयोग कहलाता है। इसका एक तो भाग हमें जो टॉपिक के रूप में दिया गया है वो इन्वायरमेंटल रेफरेंस में हमें जियोमॉर्फोलॉजी का जो अध्ययन है वो कैसे सहायता कर सकता है, और दूसरा भूआकृतिकी के जो मानचित्र हैं उनका प्रयोग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। यानी एक बिंदु तो आपको दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फिक मैपिंग या भूआकृतिक मानचित्रण के अनुप्रयोग, और दूसरा चैप्टर आपको दिया गया है वो है पर्यावरणीय भूआकृति विज्ञान। ये जो दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों की बातें हमने जो ऊपर नाम लिखा उसके अंतर्गत की जाती है। अब आपको इस कंसेप्ट को ही समझना है मूल रूप से, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जाने लायक कोई ज्यादा तथ्य है ही नहीं, और इस तरीके के एग्जामिनर को कोई फैक्ट या ऐसे प्रश्न नहीं मिले, इसलिए उसने पीछे की परीक्षाओं में इस टॉपिक को अवॉइड किया है। अभी तक इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। आपके पास मौका है इससे खाता खोलने का, तो यहाँ से कुछ आए। अब यहाँ से यदि पूछा भी जाएगा तो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, और कंसेप्चुअल भी यहाँ से प्रश्न बनाया जाएगा। तो जिसने अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी अर्थ सीख लिया, उसके बाद में यदि उसने आगे प्रश्न में लिखी हुई जो बातें हैं उनको सबको नहीं भी पढ़ा है तो भी उस प्रश्न का आंसर दे सकता है। जैसे इसके बारे में हम कुछ व्यवहारिक बातें करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? हम पृथ्वी की सतह के ऊपर क्या है, क्यों है, और उसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये पढ़ते हैं। और उसमें परिवर्तन जहां से भी हो रहा है वो फोर्स इसके ऊपर से लग रहे हैं या इसके अंदर से लग रहे हैं, या धीमी गति से लग रहे हैं या तीव्र गति से लग रहे हैं। यही सब आपने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा? जियोमॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा पृथ्वी के अंदर की संरचना क्या है। ऊपर की सतह को देखा तो महाद्वीप और महासागर कैसे बने, इसके लिए अलग अलग लोगों ने थ्योरी क्या दी है। महाद्वीपों का या स्थल खंडों का स्थानांतरण हो रहा है,
सतह पर चट्टानें कैसी पाई जाती हैं, पृथ्वी के ऊपर संतुलन की दशा कैसे व्याप्त है, इसके ऊपर आंतरिक बलों में कौन कौन से बल लगते हैं और उनका प्रभाव क्या आता है, बाह्य बलों में कौन कौन से बल लगते हैं और उनका प्रभाव सतह पर क्या देखने को मिलता है, ये सब हमने भूआकृतिकी में पढ़ा है। अब हमें इस पढ़े हुए ज्ञान का क्या करना है, उपयोग, और उसी को कहा जाता है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। जैसा आप पढ़ते हैं कि नॉलेज गेन करना और नॉलेज को अप्लाई करना, यानी ज्ञान का अनुप्रयोग करना। तो हमने जो भूआकृतिकी का ज्ञान लिया है उसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, पेपर में तो करना है वो एक अलग इश्यू है। हमें और किन चीजों में इस नॉलेज की आवश्यकता पड़ सकती है या कहाँ कहाँ हमारे लिए ये फायदे का हो सकता है। पहला एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो यदि हमें बिल्डिंग बनानी है तो हम जिस स्थान पर बिल्डिंग बना रहे हैं उसके भविष्य को लेकर हमारे दिमाग में जो भी प्रश्न होंगे उनका हम उत्तर खोजना चाहेंगे, तो हमें कुछ जियोमॉर्फोलॉजी की वहाँ की जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए। आप ये देखेंगे ना कि सतह कैसी है, मिट्टी कैसी है, नीचे यहाँ सतह पर चट्टानें कठोर हैं या मुलायम है। यदि हम खुदाई करेंगे तो ये मटेरियल अंदर जाके गिरेगा या अपनी जगह स्थिर रहेगा, खुदाई करना आसान रहेगा या नहीं रहेगा। और जैसे तैसे करके हमने बिल्डिंग बना भी ली, तो उसके बाद में इसको क्या खतरा हो सकता है, भूकंप की गतिविधियों के लिए यह क्षेत्र कैसा है, यहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है या नहीं हो सकती है, या अन्य प्रकार की गतिविधियों की यहां क्या संभावना हो सकती है। तो इन सब चीजों को हम कोई भवन निर्माण करेंगे तो ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि छोटा भवन निर्माण करें तब हम इन चीजों को नहीं देखें, लेकिन आपको कहीं पर कोई बहुमंजिला इमारत खड़ी करनी है तब आपको इन चीजों को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। जितने भी बहुमंजिला इमारत बनी हैं या बनाई जा रही हैं उनके लिए इंजीनियरिंग जो प्लान करते हैं उसके लिए वो पहले उस जगह की जो भी रॉक्स हैं, वहाँ पर किस तरीके का मटेरियल है, उसका कंपोजिशन किस टाइप का है, उसमें पाए जाने वाले तत्व किस प्रकार के हैं, जो भवन निर्माण सामग्री के प्रति किस तरीके का व्यवहार रखते हैं, और भूकंप की दृष्टि से वो क्षेत्र कैसा संवेदनशीलता की श्रेणी में आता है, ये चीजें देखेगा वो और उसके हिसाब से ही प्लान करेगा। उसके हिसाब से ही वो उस जगह पर कितने मंजिल तक की, कितना भार सहन करने तक की इमारत बनाई जा सकती है, इसका प्लान बनाकर देगा। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ जिसमें हमने किसी भवन निर्माण कार्य की बात की, लेकिन उसके लिए हमने ये देखा कि हमें जरूरत पड़ी इस जियोमॉर्फोलॉजी के नॉलेज की। इसके भूकंप, ज्वालामुखी, इन गतिविधियों की भी जरूरत पड़ी, चट्टानों की संरचना, उनके गठन, इसकी भी हमें जरूरत पड़ी, और वो क्षेत्र अन्य पर्यावरणीय जो आपदाएं हैं उनके प्रति कैसा है, इसकी भी हमें जरूरत पड़ी। ये एक केस। दूसरा, ऐसे ही आपको कहीं बांध बनाना है, तो बांध बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि बांध बनाने से आगे यहां पर प्रभाव क्या क्या पड़ेगा। बांध बनाएंगे, उसके पीछे पानी इकट्ठा होगा, उस पानी का वजन पड़ेगा, नीचे की चट्टानें उस वजन को सहन करने के लायक हैं या नहीं है। यदि लायक नहीं है तो नीचे की चट्टानें टूटेंगी, टूटेंगी तो कंपन होगा, कंपन होगा तो हमें पता चलेगा। चलता है ना, कई बार हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहां तो हमें तो पता नहीं चलता है ज्यादातर, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर ऐसी गतिविधियों का बहुत जोर से पता चलता है, कई जान माल की क्षति भी वहां पर होती है। तो एक बांध बनाने के लिए हमें पहले सारे स्ट्रक्चर की जरूरत होगी।
दूसरी बात, हम बनाएंगे, पीछे पानी इकट्ठा होगा, तो पीछे का पूरा हम भू आकृतिकी का अध्ययन करेंगे कि पीछे के क्षेत्र में किस तरीके से बाढ़ की स्थितियां हो सकती हैं, ये पानी आसपास के क्षेत्रों को कहां से तोड़कर एरिया में फैल सकता है। तो पूरे एरिया की जियोमॉर्फिक स्टडी की जाती है, उसके बाद में उस बांध का प्लान किया जाएगा। अब आपको कोई पुल बनाना है तो उसके लिए भी हम ये सारी चीजें देखेंगे। वहां का क्या चाहिए, हमें जियोमॉर्फोलॉजी का नॉलेज चाहिए, उसी के बेस पर काम कर पाएंगे। अगला एक इश्यू, आपको किसी जगह पर सर्वेक्षण किया और उससे पता चला कि नीचे कोई खनिज संसाधन निकालना है। पहली बात तो हमने सर्वेक्षण किया और हवाई सर्वेक्षण किया, उससे हमें पता चला, वो एक अलग इश्यू है, लेकिन हो सकता है हम चट्टानों को ऐसे ही खोद रहे थे, उससे हमें कुछ जानकारियां मिली, तो उससे हमें खनिजों की उपलब्धता की जानकारी मिली। पहली बात, उपलब्धता की जानकारी होने के बाद में आपने उन खनिजों को बाहर निकालने की सोची। अब बाहर निकालने के लिए आपका जो प्लान बनेगा, उस प्लान के लिए आपको उस जगह की भू आकृतिकी की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। तो चाहे भवन निर्माण करना हो, चाहे आपको बांध बनाना हो, चाहे आपको पुल बनाना हो, चाहे आपको खनन कार्य करना हो, इन सब कार्यों के लिए हमें जरूरत है सबसे पहले किसकी, वहां की भू आकृतिकी के अध्ययन की। ये तो हुए मानव द्वारा वर्तमान समय में या आधुनिक समय में किए जाने वाले कुछ कार्य, जिनमें हमें जियोमॉर्फोलॉजी के नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है, और वो नॉलेज हम अप्लाई करते हैं, तो उसी को हम कह देते हैं क्या, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। ऐसा ये जो भी हमने उदाहरण देखे हैं, इनको यदि हम सोच के देखें तो ये बहुत सामान्य सी बातें हैं, और इनको सोचते ही हमें ये भी पता चला है कि इन सब चीजों में इस भू आकृतिकी के अध्ययन को महत्व तो दिया जाता है। कोई भी प्लान हो, उससे पहले हमें वहां की इस तरीके की जानकारियां उपलब्ध होना आवश्यक है। ऐसे बिना जानकारियों के प्लान नहीं बनाया जा सकता। अब इसी के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं पर्यावरणीय भू आकृति विज्ञान की, इन्वायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृतिकी का हमने जो अध्ययन किया है, उससे पर्यावरणीय समस्याओं, पर्यावरणीय आपदाओं, इनके घटित होने की प्रवृत्ति क्या रहेगी, उसका अनुमान लगा सकते हैं, और भविष्य में ऐसी कोई घटना हो तो उससे हमें कैसे निपटना है, उसका प्लान बना सकते हैं। जैसे आपने किसी एरिया की जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडी की और आपको ये पता चला कि कभी भी तेज बहाव हुआ यदि वर्षा का, तो ये जगह पानी के साथ में कटकर बह जाएगी। कैसे पता चला? हमने उस जगह का जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडी किया, तो आपको ऐसा पता चला कि यहां पर कोई प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है। तो वो प्राकृतिक आपदा आए तो हमें उससे निपटना कैसे? अब वो प्राकृतिक आपदा हो सकता है बाढ़ के रूप में आ जाए, हो सकता है कि वो प्राकृतिक आपदा भूकंप के रूप में आ जाए, हो सकता है वहां पर कोई ज्वालामुखी घटना हो जाए, उसके कारण कोई ये एनवायरमेंटल हैजार्ड उत्पन्न हो जाए। कोई भी ऐसी घटना हो जाए जिससे वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो ऐसी पर्यावरणीय आपदाएं कहां पर किस किस तरीके की आ सकती हैं, ये हमें आइडिया किससे लगेगा? जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी से आइडिया लग जाएगा। आपने किसी जगह के अध्ययन करके ये बता दिया कि यदि थोड़ा भी कंपन हुआ तो यहां तो लैंडस्लाइड हो सकता है, तो आप उस लैंडस्लाइड को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आप पहले से ही वो प्रयास करते हैं। कुछ आपके दिमाग में आइडिया है कि इसके ऊपर वनस्पति लगाकर इसको रोका जा सकता है, कुछ आपके दिमाग में ऐसा आइडिया है कि धीरे धीरे किसका हो रहा है,
इसको कुछ दीवार बनाकर भी रोका जा सकता है। तीसरा आइडिया यह है कि यदि यहाँ से लैंडस्लाइड होगा तो कितने एरिया तक उसका प्रभाव होगा, उस एरिया में बस्ती का विकास नहीं होने दिया जाए, या यदि वहां पर हैं तो लोगों को पहले शिफ्ट किया जाए। तो ये सारी जानकारियां हमें किसी पर्यावरणीय आपदा की भी किससे मिली? जियोमॉर्फोलॉजी के स्टडी से ही मिली। उस जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी से ही भविष्य का प्लान बन सकता है। अब इस बात को लेकर आपकी कुछ आपत्तियां भी हो सकती हैं कि बहुत सारी जगह तो ये चीजें अनियमित तरीके से, यानी वहां पर हमने जियोमॉर्फोलॉजी के नॉलेज को क्या अप्लाई नहीं किया है। अब देखो, नॉलेज को सबसे पहली बात तो ये कि सब लोगों ने ग्रहण भी नहीं किया है। ग्रहण करके और कुछ लोगों ने ये भविष्यवाणी कर दी कि ये स्थान रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, यहां पर आवास ना बनाया जाए। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने वो बात नहीं मानी और बना लिया। तो हमें स्टडी हेल्प तो करती है, लेकिन हमने जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी को अपनाया कहां तक है, उस पर डिपेंड करता है कि हम इन खतरों से बच पाए या नहीं बच पाए। अब आप कुछ इस तरीके की पर्यावरणीय आपदाओं को देखकर उसमें जो जान माल की क्षति होती है, उसके बाद में ये बोलते हैं कि क्या यहां पर जियोमॉर्फोलॉजी के नॉलेज को अप्लाई नहीं किया गया था? जब हमें पता है कि प्लेटों के किनारे पर तीव्र भूकंप आते हैं, जहां पर अभिसरण होता है वहां पर आते हैं, तो उस क्षेत्र में हमें बहुमंजिला इमारत बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मान लो हमने बना ली, तो इसका मतलब हमने स्टडी जो थी उसका उल्लंघन कर दिया और उससे हमें जान माल की क्षति हो गई। इन बातों का सबका जवाब ये है कि मानता कौन है? हमने ये देख लिया कि हिमालय के तलहटी में बसे हुए क्षेत्रों में भारी बारिश के समय या ग्लेशियर के पिघलने के समय कुछ झीलों के टूटने से, बांधों के टूटने से भयंकर त्रासदी आ सकती है। ये वहां की जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडी हमने की और उसके बाद में हमने अनुमान व्यक्त कर दिया। लेकिन फिर भी लोगों ने वहां पर अनियमित तरीके से बसाव जारी रखा और कोई घटना हुई, उसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान माल की हानि हुई है। ऐसे आपने कई उदाहरण पिछले कुछ वर्षों में देखे। तो स्टडी की गई है और उसको कहीं कहीं अप्लाई भी किया गया है, लेकिन सामान्य जनजीवन द्वारा उसको हर जगह माना नहीं गया है। इसके कारण आपको कुछ त्रासदियां देखने को मिलती भी हो सकता है। मान लो हमने जोशीमठ की जो भी जियोमॉर्फोलॉजी थी उसकी स्टडी की और बताया कि यहाँ पर खतरा उत्पन्न हो रहा है, फिर भी हमने उसमें सुरंगें बनाना और ये काम ये सब जारी रखा, मान लो, और दबाव बढ़ा तो उसके कुछ हमारे सामने रिजल्ट आ रहे हैं। अब हमने जो भी रिजल्ट आए उनके आधार पर उसकी फिर स्टडी की है और उसके बाद में प्लान बनाया है, और उसके बाद में अब कुछ प्लानिंग ऐसी आपके सामने आएंगी भी कि इस तरीके का खतरा उत्पन्न हो कि ये यहाँ से खिसक कर पूरा नीचे चला जाए, तो हमें आगे फिर समाधान क्या करना चाहिए। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। अब इसमें कोई ज्यादा फैक्ट आपके सामने नहीं आ रहे हैं। हमें तो इस शब्द का मतलब ही सीखना है पहला तो, कि अनुप्रयुक्त या अप्लाइड या एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन तो आपके पास जो भी जानकारी है उसको काम में लेना ही उसका एप्लीकेशन है। और किसकी जानकारी को काम में लेना है? जियोमॉर्फोलॉजी की, यानी भूआकृतिकी की जानकारी को काम में लेना है, तो वो है भूआकृतिकी का अनुप्रयोग। अब ये भूआकृतिकी का अनुप्रयोग आपने पर्यावरणीय आपदाओं के संदर्भ में किया, तो हमने इसको नाम दे दिया पर्यावरणीय भूआकृति विज्ञान। हमने अलग अलग क्षेत्रों के जियोमॉर्फिक मैप बनाए, भूआकृतिकी के मानचित्र बनाए।
आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया का भूआकृतिक मानचित्र देखें। उस भूआकृतिक मानचित्र में आपको क्या जानकारियां मिलेंगी? सतह की चट्टानों की, वहां का जियोलॉजिकल मैप देखेंगे, भूगर्भ में कौन सी चट्टानें हैं उनकी जानकारी मिलेगी, घनत्व कैसा है उसकी जानकारी मिलेगी, संगठन कैसा है चट्टानों का उसकी जानकारी मिलेगी, ढाल की मात्रा कितनी है उसकी जानकारी मिलेगी, जल का प्रवाह कितना होता है, कैसे होता है, उसकी जानकारी हमें मिलेगी। तो ये सब जानकारियां हमें किसी भूआकृतिक मानचित्र से प्राप्त हो जाती हैं और उस भूआकृतिक मानचित्र के सहयोग से हम उस एरिया में कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उस भूआकृतिक मानचित्र का प्रयोग कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया? भूआकृतिक मानचित्रण का अनुप्रयोग। यानी भूआकृतिकी का अनुप्रयोग और भूआकृतिक मानचित्रण के उपयोग, इस बात को हम रिलेट करें। दरअसल हमें जो नाम दिया गया है वो ऐसा दिया गया है, लेकिन भूआकृतिक मानचित्रण जियोमॉर्फिक मैप हमने बनाए किस बेस पर? हमने तो जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी के बाद में ही बनाए। जैसे आपको भारत के भूकंप जोन का मानचित्र मिलता है कि यहाँ खतरा ज़्यादा है, यहाँ खतरा कम है, भूकंप जोन नंबर 1, भूकंप जोन नंबर 2, तो वो आपके पास मैप है, उससे आपको आइडिया लगता है। ऐसे ही आपने हिमालय क्षेत्र का जियोमॉर्फिक मैप ले लिया अलग जगह का, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ढाल कैसे हैं, यहाँ पर प्रवाह कैसा है, यहाँ पर लैंडस्लाइड की क्या संभावनाएं हैं, यहाँ पर हिमस्खलन की क्या संभावनाएं बन सकती हैं, या अन्य कोई जो प्राकृतिक आपदा है या पर्यावरणीय समस्या उसकी क्या स्थिति बन सकती है, और उसके ध्यान में रखकर हम कोई वहाँ पर काम करें, तो वो हमारे भूआकृतिक मानचित्रों का क्या कहलाएगा? अनुप्रयोग कहलाएगा। सीधे सीधे तौर पर बात तो इतनी है। अब इसको हो सकता है कि एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा कर आपको पूछ ले, ऐसे पूछ ले, लेकिन निम्न में से कौन सा भूआकृतिक मानचित्रण का या भूआकृतिकी का अनुप्रयोग है? और ऐसे ऑप्शन दे दिए, भवन निर्माण में, बांध निर्माण में, पुल निर्माण में, या रेल लाइनों के निर्माण में, सड़क मार्गों के निर्माण में, नहरों के निर्माण में, खनन क्रिया में, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में। इस तरीके के ऑप्शन दे दें तो ये तो उपरोक्त सभी हैं। हाँ, हो सकता है कोई ऐसी बात दें जो इससे रिलेट नहीं करती। यानी कुल मिलाकर अगर एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बनाए तो कॉमन सेंस का सा प्रश्न बनेगा, जिसको देखते ही आपको पहचान हो जाएगी कि इसमें से क्या पूछा जा सकता है। कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं जिनमें आपको पिन पॉइंट पता चल जाता है कि बात ये पूछी जानी। जैसे पिछला हमने टॉपिक पढ़ा तो उसमें आपको पढ़ते ही ध्यान पड़ जाता है कि एग्जामिनर इसमें से क्या पूछ सकता है, उसके लिए कहाँ कहाँ पर संभावना है, तो वहाँ से पूछ लेता है। ऐसे कंसेप्चुअल टॉपिक में उसको क्वेश्चन बनाना है, उसके पास बना बनाया नहीं है, उसको बनाना है और आपके सामने विकल्प पेश करने हैं। यानी वो अपने कॉमन सेंस से बनाएगा और आपको अपने कॉमन सेंस से आंसर देने हैं, और सेंस आपको इसमें डेवलप करना है। यानी इसमें रटने जैसी बातें नहीं है, एक समझ विकसित करनी है कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसके मैप क्या होते हैं और उनको हम कैसे कैसे किस किस क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। पर्यावरणीय जो आपदाएं आती हैं उनका कैसे अनुमान लगाया जा सकता है और कैसे उनके लिए भविष्य के लिए हम तैयारी रख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन का टॉपिक है। कुछ एक बातें जो इसकी नोट करने के संदर्भ में होती हैं वो हम लिख लेते हैं ताकि हम उनको रिवाइज कर सकें समय समय पर। मुख्य रूप से देखा जाए तो आपकी जो ब्रांच या टॉपिक है वो क्या है? अनुप्रयुक्त भूआकृति विज्ञान। और उसी के अंदर हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, पर्यावरणीय भूआकृति विज्ञान और भूआकृतिक मानचित्रण के अनुप्रयोग। लिखिए पहला बिंदु, भूआकृति विज्ञान के अध्ययन का भूआकृति विज्ञान के अध्ययन का विभिन्न कार्यों में
उपयोग करना, विभिन्न कार्यों में उपयोग करना, भू आकृतिकी के अनुप्रयोग कहलाता है। भू आकृतिकी के अनुप्रयोग कहलाता है। अगला बिंदु लिखिए। भू आकृति विज्ञान में भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कोमा, महाद्वीप महासागरों का निर्माण, महाद्वीप महासागरों का निर्माण, कोमा, स्थल खंडों का स्थानांतरण, स्थल खंडों का स्थानांतरण, कोमा, चट्टानों की संरचना, चट्टानों की संरचना व प्रकार, कोमा, पृथ्वी के आंतरिक बल, आंतरिक बल जैसे जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, भूकंप, ज्वालामुखी, भ्रंशन, वलन आदि। भूकंप, ज्वालामुखी, भ्रंशन, वलन आदि, कोमा, पृथ्वी की सतह पर लगने वाले पृथ्वी की सतह पर लगने वाले बाह्य बल, बाह्य बल एवं उनके प्रभाव से उत्पन्न स्थलाकृतियां आदि का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है। आगे लिखिए। भूआकृति विज्ञान के इस अध्ययन का भूआकृति विज्ञान के इस अध्ययन का उपयोग भावी विकास योजनाएं बनाने में, भावी विकास योजनाएं बनाने में। अब भावी विकास योजनाओं में वो सारी बातें जो हमने डिस्कस की हैं, चाहे वो किसी भवन निर्माण की हो, चाहे बांध, सड़क, पुल, रेल मार्ग इनके निर्माण की हो, किसी बंदरगाह के निर्माण की हो, किसी हवाई अड्डे के निर्माण की हो, तो फ्यूचर जो भी प्लानिंग है उसको बनाने में, भावी विकास की योजनाएं बनाने में, कोमा, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं व पर्यावरणीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने में,
पर्यावरणीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने में, कॉमा इन समस्याओं का समाधान करने में, इन समस्याओं का समाधान करने में, कॉमा संसाधनों की खोज, संसाधनों की खोज, कॉमा संसाधनों के उपयोग, उपयोग व संसाधनों के संरक्षण हेतु किया जाता है। संसाधनों के संरक्षण हेतु किया जाता है। तो मोटे तौर पर हमने भू-आकृति विज्ञान का जो नॉलेज है वो किस किस सेक्टर में अप्लाई किया जा सकता है उसकी बात की। एक तो फ्यूचर जो भी प्लानिंग बनाते हैं हम विकास की, उसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी के नॉलेज को अप्लाई करते हैं। एक एनवायरमेंटल जो भी प्रॉब्लम्स या हैजार्ड आपदाएं ये उत्पन्न होती हैं, इनके पूर्व जानकारी के लिए उपयोग करते हैं, और ये समस्याएं उत्पन्न होने के बाद में इनका समाधान कैसे करना है उसके लिए भी हम इन जानकारियों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के संसाधनों, चाहे जिनमें हम मोटे तौर पर खनिज संसाधनों की ही बात कर लें, उनकी खोज करना, उनका उपयोग करना और उनको संरक्षित रखना, इन सब की प्लानिंग बनाने के लिए हम जियोमॉर्फोलॉजी के नॉलेज को अप्लाई करते हैं। तो वो कहलाता है जियोमॉर्फोलॉजी का एप्लीकेशन या अनुप्रयुक्त भू-आकृति विज्ञान। अब भू-आकृतिकी के अध्ययन का उपयोग इन सारे सेक्टर में किया जाना मोटे रूप से कब से शुरू हुआ? तो वैसे तो यदि हम देखें तो प्राचीन समय से ही अनुमान के आधार पर या जैसी भी जानकारियां लोगों को थी उसके आधार पर वो कोई भी प्लानिंग करते थे तो उसमें भू-आकृतिकी को ध्यान में रखकर करते होंगे। लेकिन तब इस स्टडी का जो फॉर्म था वो आज जिस रूप में अप्लाई हो रहा है उस तरीके से शायद नहीं था। ये जो इसके एप्लीकेशन की बात है ये ज्यादा तीव्र गति से आपको देखने को मिलती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। उसके बाद में कई देशों में इस तरीके के भू-आकृतिकी पर आधारित जो मानचित्र हैं उनका प्रयोग प्लानिंग बनाने में किया गया। ऑस्ट्रेलिया, रूस, पोलैंड, इनमें इस तरीके के भू-आकृतिक मानचित्रों का प्रयोग भविष्य की प्लानिंग बनाने के लिए किया जाने लगा और कई तरीके के इस तरीके के मैप बनाए जाने लगे। विश्व स्तर पर भू-आकृति विज्ञान के अनुप्रयोगों के लिए एक आयोग का गठन भी किया गया। उन सब के परिणाम से हम देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन का अलग अलग सेक्टर में जो एप्लीकेशन किया गया है उसके क्या रिजल्ट हैं और कौन कौन से संदर्भ में आपको दिखता है और किस किस तरीके के ये भू-आकृतिक मानचित्र आपको मिलते हैं, उनकी हमें बात करनी है। तो लिखिए अगला बिंदु, भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन का, भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन का अनुप्रयोग अनुप्रयोग 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिक हुआ है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिक हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में सैन्य गतिविधियों के लिए जो भी प्लानिंग करनी थी उसके लिए सबसे पहले हमने जियोमॉर्फोलॉजी के स्टडी को
आधार बनाया। अब सैन्य गतिविधियों में देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे आपको सैन्य गतिविधियों का अड्डा कहाँ बनाना है, कहाँ से आपके सैनिकों का मार्च निकलना है, कहाँ से उनको हमें रास्ते बनाकर देने हैं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी को उठाया कि इस क्षेत्र में उनको रखा जाना क्या सही है, इस क्षेत्र में उनके लिए निर्माण करना क्या सही है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक उनके लिए रास्ते की व्यवस्था करनी है तो यहाँ की भूआकृति के अनुसार उसको बनाने में किस तरीके की कठिनाइयाँ आएंगी, या ऐसा कार्य किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो सैन्य गतिविधियों के लिए भूआकृति विज्ञान के अध्ययन का सबसे पहले अनुप्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शुरू हुआ। लिखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सैन्य गतिविधियों हेतु, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सैन्य गतिविधियों हेतु एवं विकास की योजनाओं हेतु, विकास की योजनाओं हेतु भूआकृति विज्ञान के अध्ययन को, भूआकृति विज्ञान के अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा। महत्व दिए जाने लगा। उसके बाद में हम यदि ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो वहां पर लैंड सिस्टम के ऊपर भूमि प्रणाली दृष्टिकोण से कुछ भूदृश्य के मानचित्र बनाए गए कि एक एरिया का लैंडस्केप, उसकी सतह कैसी दिखती है। कुछ ऐसे मानचित्र वहां पर बनाए गए और भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए गए। तो भूआकृतिकी के संदर्भ में जो अप्लाई का काम है उसमें ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, रूस, इन देशों में काम थोड़ा पहले हुआ, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। लिखिए, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में भूमि प्रणाली दृष्टिकोण से भूमि प्रणाली दृष्टिकोण से भूदृश्य, भूदृश्य व संपत्ति संबंधी, भूदृश्य व संपत्ति संबंधी मानचित्रों की सूची तैयार की गई। संपत्ति संबंधी मानचित्रों की सूची तैयार की गई। इसके बाद में यदि बात करें तो रूस और पोलैंड में विकास कार्यों के लिए या नियोजन कार्यों के लिए हमने भूआकृतिक मानचित्रों का प्रयोग करना शुरू किया था। लिखिए, इसके पश्चात यूरोप में, इसके पश्चात यूरोप में रूस व पोलैंड जैसे देशों में रूस व पोलैंड जैसे देशों में विकास योजनाओं, विकास योजनाओं या नियोजन कार्यों हेतु, नियोजन कार्यों हेतु भूआकृतिक मानचित्रों का, भूआकृतिक मानचित्रों का प्रयोग किया जाने लगा।
भूआकृतिक मानचित्रों का प्रयोग किया जाने लगा। तो पहले कुछ विकसित और विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों द्वारा ऐसा किया गया। उसके बाद में 1960 से 70 के दशक में जो विकासशील देश थे उनके द्वारा भी संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिए और संसाधनों के विकास की योजनाएं बनाने के लिए भूआकृतिक मानचित्रण का प्रयोग शुरू हुआ। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया पहले कुछ विकसित देशों में शुरू हुई और उसके बाद में विकासशील देशों तक इसकी पहुंची। 1956 में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन भी किया गया अनुप्रयुक्त भूआकृति विज्ञान पर। लिखिए अगला बिंदु। 1960 से 70 के दशक में 1960 से 70 के दशक में विकासशील देशों में भी भूआकृतिकी के अध्ययन का उपयोग संसाधनों के सर्वेक्षण व मानचित्रण हेतु किया जाने लगा। उसके बाद में देखा जाए तो 1956 में अनुप्रयुक्त भूआकृति विज्ञान पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन भी किया गया। लिखिए अगला बिंदु। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ द्वारा अनुप्रयुक्त भूआकृति विज्ञान पर एक आयोग का गठन किया गया। अब ये जो भूआकृतिक मानचित्रण है इसका हमने वैसे तो बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया कि ये किस में यूज होता है, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो इसके जो सेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं। ये जो भूआकृतिक मानचित्रण है इसके मुख्य अनुप्रयोग हैं कौन कौन से। तो बड़े तौर पर यदि हम पहली बात करें तो वो है भूमि उपयोग नियोजन। लैंड यूज प्लानिंग। दूसरी अगर हम बात करें तो कुछ संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए, कुछ इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए, इसके अलावा इन्वायरमेंटल जो भी हैजार्ड्स हैं उनको जानने के लिए और उनके समाधान के लिए। ये मोटे तौर पर 4-5 इसके सेक्टर हैं जहां पर हमने भूआकृति विज्ञान के जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करने का काम किया है। लैंड यूज प्लानिंग में हम क्या बात करते हैं, लैंड यूज में पूरी सतह जो भी है वो कौन कौन से कार्यों में काम आ रही है, कितने एरिया पर हम कृषि कर रहे हैं,
कौन से को हम आवास के रूप में काम में ले रहे हैं, कौन से को हम मार्ग के रूप में काम में ले रहे हैं, कहाँ पर हम कौन सी गतिविधियां संपन्न कर रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियां कहाँ कर रहे हैं, और इस तरीके के जो कार्यों की हम वर्गीकरण करते हैं, वहां पर हम भूआकृतिकी के जो भी मानचित्र हैं उनको अप्लाई करके काम करते हैं। जैसे आपको किसी भूआकृतिक मानचित्रण में ये जानकारी मिली कि ये जगह इस काम के लिए उपयोगी है, आपको जानकारी मिल गई जैसे यहाँ पर इस संसाधन की प्राप्ति हो सकती है, तो वहां पर उससे रिलेटेड आपने इंडस्ट्री की प्लानिंग कर ली, और आपको ये लगा कि यहाँ पर इस तरीके के कोई काम नहीं हो सकते, ये कृषि के लिए उपयुक्त है, तो आपने उस जगह को एग्रीकल्चर के लिए छोड़ लिया। आपको ये लगा कि यहाँ पर हम कुछ बांध बनाकर जल संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, वर्षा जल यहाँ से प्रवाहित होता है, आपने भूआकृतिक मानचित्रण में ऐसा देखा, तो उसके आधार पर आपने एक एनीकट या बांध बनाकर वहां पर पानी का स्टोरेज कर लिया। तो इस तरीके के जो लैंड यूज की प्लानिंग हम करते हैं उसमें हम भूआकृतिक मानचित्रण का अनुप्रयोग कर सकते हैं। ये एक पहला बड़ा सेक्टर हुआ। 3-4 इसके बड़े सेक्टर होंगे। लैंड यूज कैसे करना है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, एनवायरनमेंट की जो भी समस्याएं हैं वो किस तरीके से उत्पन्न हो रही हैं और उनके संदर्भ में हमें समाधान के क्या क्या उपाय अपनाने हैं, ये बात करनी है। तो अगला बिंदु लिखिए, भूआकृतिक मानचित्रण के अनुप्रयोग। भूआकृतिक मानचित्रण के अनुप्रयोग। पहला अनुप्रयोग लिखिए, भूमि उपयोग नियोजन हेतु। भूमि उपयोग नियोजन हेतु लिखिए, किसी क्षेत्र की भूआकृतिकी के अध्ययन से बनाए गए विषयक मानचित्रों से वहां भूमि उपयोग की योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। भूमि उपयोग की योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। दूसरा इसका एक बड़ा सेक्टर देखा जाए तो वह है खनिजों के सर्वेक्षण के लिए व खनन कार्यों हेतु मिनरल्स के जो भी सर्वे करते हैं उसके लिए और माइनिंग का जो भी काम करते हैं उसके लिए। तो हम भूआकृतिक जो भी मानचित्र होते हैं उनके आधार पर पहली बात तो ये कि खनिजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कहां पर कौन से खनिज के पाए जाने के चांस बन सकते हैं, और दूसरी बात उनको निकालने की प्लानिंग भी हम भूआकृतिक मानचित्रों के बेस पर ही कर सकते हैं, और तीसरी बात वहां खनन कार्य से क्या समस्या हो सकती है, वो खनिज हम यदि गहराई से खोदकर निकालें तो हमारे सामने क्या क्या कठिनाई आएगी, और खनन कार्य करने के बाद में उस क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी जानकारियां भी हम भूआकृतिक मानचित्रण के बेस पर बता सकते हैं कि वहां पर इस गतिविधि के संपन्न होने में तो क्या कठिनाई आएगी, यानी उस संसाधन तक अपनी पहुंच होने में बाधा क्या आएगी,
और उस संसाधन को हमें उपयोग करेंगे, उसके बाद में आसपास के एरिया में चेंजेस क्या आएंगे, भूजल स्तर में क्या परिवर्तन पड़ेगा, वहाँ की चट्टानों की संरचना या वहाँ के भूकंप की जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब की जानकारियां भी हम इसके साथ में ले सकते हैं। लिखिए, भूआकृतिक मानचित्रों के उपयोग से, भूआकृतिक मानचित्रों के उपयोग से किसी स्थान पर पाए जाने वाले किसी स्थान पर पाए जाने वाले खनिजों के अनुमान, किसी स्थान पर पाए जाने वाले खनिजों के अनुमान, कौमा, खनन कार्य में आने वाली बाधाओं, खनन कार्य में आने वाली बाधाओं एवं खनन के फलस्वरूप पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी प्राप्त होती है, तो इस भूआकृतिक मानचित्रण का दूसरा एक बड़ा सेक्टर है क्या, मिनरल्स का सर्वे में और माइनिंग में जो भी डिफिकल्टीज होती हैं उनके बारे में और कैसे हमें वो प्राप्त होंगे उस पूरी प्रक्रिया के बारे में। इसके अलावा देखा जाए तो जो भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हैं, अब इंजीनियरिंग परियोजनाओं में बड़े तौर पर भवन निर्माण की बात हो, चाहे बांधों के, नहरों के या सड़क मार्गों के, पुलों के, रेल लाइनों के, इनके निर्माण की बात हो, तो ये जो, या कोई सुरंग का निर्माण करना हो, तो ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हैं, इनमें भी हमें भू आकृतिकी के अध्ययन का महत्व मिलता है। जैसे आपको कहीं से रास्ता पास करना और उसके लिए सुरंग बनानी है, तो हमें जिस पहाड़ के अंदर से सुरंग बनानी है उसके जियोमॉर्फिक मैपिंग की सहायता से हम ये जान सकते हैं कि इसमें से ये कार्य कितना कठिन है, और आसान है तो भी उसके बाद में इस पर क्या खतरे पड़ सकते हैं और ये हमारा काम सक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे हमने इस तरीके का काम हम किसी बालू के टीले में नहीं कर रहे हैं, और इस तरीके का काम हम किसी कठोर चट्टान वाली पहाड़ी के अंदर कर भी रहे हैं, तो वो वहाँ की जियोमॉर्फिक जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसकी जानकारी हमें जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी से प्राप्त हुई कि आप ये टनल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। हर कहीं पर हम इस तरीके का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हर कहीं पर भी, और एक एरिया में भी देखा जाए तो हर स्थान पर उस तरीके का निर्णय लिया जाना संभव नहीं होता। तो ऐसी कुछ परियोजनाओं में भी हम भूआकृतिकी के जो अध्ययन के आधार पर बने मानचित्र हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। लिखिए, विभिन्न परियोजनाओं जैसे बांध, नहरों का निर्माण, पुल, सड़क, सुरंग, रेल लाइन, हवाई अड्डे, भवन निर्माण,
आदि में भूआकृतिक मानचित्रों का प्रयोग कर निर्णय लिया जाता है। भूआकृतिक मानचित्रों का प्रयोग कर निर्णय लिया जाता है। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के अलावा जो भी पर्यावरणीय आपदाएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने में, उनकी जानकारी, उनका पूर्वानुमान, और आगे चलकर हम बात करेंगे उनके समाधान में भी हमें इसकी सहायता मिलती है। तो जो भी इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स होती हैं, वो किस एरिया में किस तरीके की हो सकती हैं, उसके आधार पर ही हम आगे के फैसले लेते हैं। तो इनकी जानकारी हमें जियोमॉर्फिक मैपिंग से प्राप्त हो जाती है। लिखिए, पर्यावरणीय आपदाओं की जानकारी। लिखिए, किसी क्षेत्र में किस प्रकार की पर्यावरणीय आपदा उत्पन्न हो सकती है, किस प्रकार की पर्यावरणीय आपदा उत्पन्न हो सकती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, भूस्खलन, हिमस्खलन, मृदा अपरदन, भूमि धंसाव आदि की जानकारी एवं उनसे होने वाले नुकसान की जानकारी भूआकृतिक मानचित्रों से प्राप्त होती है, तथा उनके आधार पर ही उत्पन्न हुई इन समस्याओं के समाधान हेतु योजनाएं बनाई जाती हैं। और इसके अलावा जो भी संसाधन है उनका संरक्षण भी हम इस भूआकृति विज्ञान के अध्ययन के आधार पर भी कर सकते हैं। संसाधन संरक्षण में
लिखे इसके सामने। भूआकृति विज्ञान के अध्ययन का उपयोग, भूआकृति विज्ञान के अध्ययन का उपयोग संसाधनों के संरक्षण की योजनाएं बनाने में भी में भी किया जाता है। तो ये तो बात हुई जियोमॉर्फोलॉजी की स्टडी और उसका हम नॉलेज किस किस सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं उसकी बात हुई कि आप लैंड यूज की कोई प्लानिंग बना सकते हो, आप मिनरल्स का सर्वे कर सकते हो और माइनिंग का काम करते हैं, उसमें हमें सहायता मिलती है। बड़े जो भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हैं उसमें हमें भूआकृतिकी के अध्ययन की सहायता मिलती है, पर्यावरणीय आपदाओं की जानकारी में सहायता मिलती है और संसाधनों का संरक्षण हम इसके बेस पर कर सकते हैं। ये मोटे तौर पर कुछ उपयोग हुए। हम जो भी भूआकृतिक मानचित्र बनाते हैं भूआकृतिकी के अध्ययन के आधार पर, इसमें हम कौन कौन सी तकनीकों का सहायता लेते हैं? तो आपने भूआकृतिकी की जो स्टडी की उसके बाद में आपने वहां पर कोई जियोमॉर्फिक मैप अप्लाई किया, बना दिया, लेकिन किस बेस पर और कौन से टूल से आपने बनाया? तो एक तो तरीका है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण से, आपने डायरेक्ट ऑब्जर्व किया और बना दिया। एक हमने जो भी भूगर्भ के अंदर पदार्थों की खोज का कार्य है वो भी डायरेक्ट हमने अपनी विधियों से किया और उसमें हमें जो जानकारियां प्राप्त हुई उसके आधार पर हमने मैपिंग कर दी। एक हमने क्षेत्र के कुछ उपकरणों की सहायता से हवाई चित्र ले लिए, ड्रोन से ले लिया या अन्य किसी उपकरण से ले लिए। एक हमें उपग्रहों की सहायता से, रिमोट सेंसिंग की मदद से किसी सरफेस की, ढाल की, वहाँ की वनस्पति की, वहाँ पर पाए जाने वाले स्थल रूप के प्रकार की जानकारियां ले लेते हैं सैटेलाइट इमेजरी से, और इनके बेस पर हम फिर जियोमॉर्फिक मैप बना देते हैं। अधिकतर जो आप मानचित्र देखते हैं और भूआकृतिक मानचित्रण आपको मिले हैं उनमें 1970 के बाद में जो आपको उपग्रह के माध्यम से जो जानकारियां प्राप्त हुई थी उनके ऊपर आधारित हैं बहुत सारे। यानी आपकी जो जानकारियां हैं ये इस सिस्टम के बढ़ने के बाद में ज्यादा हुई है। प्रत्यक्ष वाली जो हम बात कर रहे हैं उसमें तो हमें सभी क्षेत्रों की और वृहद स्तर पर जानकारियां प्राप्त नहीं हो रही, और आप ऐसा करने का प्रयास करोगे भी, अगर कोई जियोमॉर्फिक मैप बनाने की कोशिश भी करोगे तो आप कितने के एरिया पर जा सकते हो, कितने के एरिया से कितनी कितनी जगह से आप विभिन्न मात्रा में उसका मापन कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष वाला काम तो सटीक है लेकिन उसमें हमें कुछ मेहनत ज़्यादा लगती है और सभी क्षेत्रों की पर्याप्त जानकारी प्राप्त भी नहीं हो पाती। सैटेलाइट के माध्यम से हमें ऐसी जानकारियां वृहद स्तर पर प्राप्त हुई। आप पूरे हिमालय की आकारी की सैटेलाइट से देख सकते हैं और पिछले कई वर्षों में उसमें चेंज क्या आए हैं, पिछले 40 साल में उसमें क्या चेंज हुआ है, वो आपको अलग अलग समय के आप इंटरवल बनाकर उसके और डाटा निकालें तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ढाल में क्या चेंजेस आए हैं, उसमें जो पानी प्रवाहित हो रहा था उसकी मात्रा में क्या चेंजेस आए हैं, घाटियों के विकास में क्या परिवर्तन हुए हैं, उसकी सतह पर जो ग्रीनरी थी वो कैसे चेंज हुई, उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो इस तरीके की सारी बातें हमें ज़्यादातर उनसे प्राप्त हुई सैटेलाइट से, लेकिन अन्य जो टूल हैं उनको भी हम काम में ले सकते हैं। यानी आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बना सकते हैं, आप हवाई फोटो चित्रों से, सुदूर संवेदन और उपग्रह की इन विधियों से हम भूआकृतिक मानचित्रण बना सकते हैं।
अब हम जो भूआकृतिक मानचित्र जियोमॉर्फोलॉजिकल मैप बनाते हैं वो भी कई टाइप के होते हैं। एक उनमें मॉर्फोग्राफिक होते हैं जो आकारिकी की जानकारी देते हैं। एक मॉर्फोजेनेटिक होते हैं जो आकारिकी उत्पन्न कैसे हुई उसकी जानकारी देते हैं। एक मॉर्फोमेट्रिक होते हैं जो आपको उस आकारिकी की माप या मात्रा की जानकारी देते हैं। एक मॉर्फोक्रोनोलॉजिकल होते हैं जो आपको उस आकारिकी की डेवलपमेंट की टाइम टू टाइम क्या चेंजेस है उसकी जानकारी देते हैं। इस बात को हम एक उदाहरण से समझ लें। जैसे किसी एक पर्वतीय क्षेत्र की स्थलाकृति है या पर्वतीय क्षेत्र का जो एक जियोमॉर्फिक मैप है वो किस किस तरीके से बन सकता है। तो पहली बात तो उस पर्वतीय क्षेत्र की आकारिकी कैसी है, यानी वो फ्लैट है या वो तीखे किनारों वाला है, वो ढाल युक्त है या उसमें कितनी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, उनका ढाल किस तरफ का ज़्यादा तेज है किस तरफ का कम है, दिशा उनकी क्या है, ऐसी जानकारियां हमें मिलती हो तो वो क्या है, मॉर्फोग्राफिक, केवल आकारिकी की जानकारी मिली। दूसरा, आपको ऐसा मानचित्र बनाएं जो मॉर्फोजेनेटिक हो, यानी उस आकारिकी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी हिमालय क्षेत्र की उत्पत्ति हुई कैसे, तो उसकी जेनेटिक या उसकी जनन या उसकी उत्पत्ति की आपको जानकारी देता है। तो उसमें आप फिर बता सकते हो कि यहाँ पर प्लेटों का अभिसरण होने से मटेरियल जो टेथी सागर का था वो दबाव से ऊपर उठकर इस तरीके से बना होगा। तो ये आप एक मानचित्र के माध्यम से प्रोसेस समझाएं कि ये किधर से स्थलखंड आ रहा है किधर से आ रहा है, दोनों भिड़ रहे हैं, उसमें फिर फोल्डिंग की रिएक्शन हो रही है और उसमें उत्थान आप दिखाते जाएं। तो ये एक किस प्रकार का मैप है, मॉर्फोजेनेटिक है। एक आप उसी क्षेत्र का मैप बनाएं मॉर्फोमेट्रिक, जिसमें आपने ये दिखा दिया कि हिमालय की इस श्रेणी के दक्षिण पर ढाल 45 डिग्री का है, उत्तर पर ढाल 43 डिग्री का है, यहाँ पर ढाल की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर कोण कम है, यहाँ पर कंटूर्स जो आपने समोच्च रेखाएं हैं समान ऊंचाई को मिलाने वाली वो दूर दूर हैं, यहाँ पर पास पास हैं। उन सब से हमें जानकारी मिलती है कि कहाँ पर ढाल ज़्यादा है कहाँ पर ढाल कम है। जैसे आपको समोच्च रेखाएं खींचकर मैप दे दिया और कह दिया कि एक समोच्च रेखा, उसका मतलब है डिफरेंस 50 मीटर का आ रहा है, तो आप गिनकर आइडिया लगा लेते हो कि सतह से लेकर यहाँ तक ऊंचाई में डिफरेंस कितना है और कौन सी जगह पर कितना ज़्यादा ढाल है। यदि रेखाएं आपको दूर दूर मिल रही हैं तो इसका मतलब ढाल की मात्रा कम है, और यदि ढाल तीखा है तो रेखाएं आपको पास पास देखने को मिलेंगी। इस तरीके का जो किसी भूआकृति का मैप होगा उसको हम मॉर्फोमेट्रिक कह सकते हैं। अब अगली बात हमने जैसे की थी कि आपने सैटेलाइट से डाटा निकालने शुरू किए कि 1980 के बाद में इस हिमालय क्षेत्र की भूआकारिकी में क्या क्या चेंजेस हुए। तो आपने निकाले 1980 के, 85 के, 90 के, 95 के, 2000 के, 2005 के, 10 के, 15 के, 20 के, ऐसे सब डाटा निकाले और फिर उनको कंपेयर किया और फिर ये देखा कि इसमें क्रोनोलॉजिकली यानी टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस हुआ आकारिकी में। तो वो कौन से मैप हैं, फिर वो मॉर्फोक्रोनोलॉजिकल। तो ये एक एग्जांपल है, हालांकि कोई मॉर्फोक्रोनोलॉजिकल मैप, एक मैप में ही आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग उसके डेवलपमेंट को समझाया गया हो कि यह आकारिकी इस समय तक कैसी थी, उसके बाद में ये आकारिकी कैसी हुई, उसके बाद में ये आकारिकी कैसे हुई। और मान लीजिए आपको आकारिकी दे दी किसी एक नदी तंत्र की, उसके अपर्दन चक्र की, तो उसके अपर्दन चक्र की आकारिकी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे आपने एक डेविस का भौगोलिक चक्र देख लिया कि युवावस्था में ऐसे, प्रौढ़ावस्था में ऐसे हो गया और वृद्धावस्था में ऐसे हो गया, या आपने ढालों के विकास की बात की, तो वो जानकारी तो जियोमॉर्फोलॉजी की है लेकिन उसमें आपने क्रोनोलॉजी के हिसाब से बात की। तो हम किसी सतह पर जो भी आकृति है उसका समय के अनुसार विश्लेषण करते हुए मैप बनाएं तो उनको हम कौन से क्रोनोलॉजिकल मैप कह सकते हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब है टाइम टू टाइम जो भी परिवर्तन आते हैं उनको हमें उनकी ऐतिहासिक व्याख्या करना एक तरीके से बोल सकते हैं, या उनकी समय के अनुसार व्याख्या करना बोल सकते हैं।
तो ये कई तरीके के भूआकृतिक मानचित्र होते हैं। अब यहाँ से कुछ फैक्ट वाली बात बनती है। इतनी देर तो हम जो बात कर रहे थे उसमें केवल आपको अपना सामान्य जो नॉलेज है वो अप्लाई करना है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है कि भूआकृतिकी का अध्ययन किस किस सेक्टर में काम आ सकता है, भूआकृतिक मानचित्र हमें किस किस सेक्टर में काम आ सकते हैं। अब भूआकृतिक मानचित्रों का निर्माण और उनके प्रकार क्या क्या है उनकी हमें बात करनी है। लिखिए, भूआकृतिक मानचित्रों का निर्माण व प्रकार। लिखिए पहला बिंदु, भूआकृतिक मानचित्रों के निर्माण में भूआकृतिक मानचित्रों के निर्माण में प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण कोमा भूगर्भिक अध्ययन कोमा वायु फोटोचित्र तथा उपग्रह एवं सुदूर संवेदन प्रणाली रिमोट सेंसिंग जिसको बोलते हैं की सहायता ली जाती है ये तो पहली बात हुई कि हम भूआकृतिक मानचित्र बनाते किन किन चीजों से हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्व करके भी बना सकते हैं, हवाई फोटो चित्रों से भी बना सकते हैं, और हमने ज्यादातर इस पर जो काम किया है वो उपग्रहों के माध्यम से किया है। अब बनाए किस किस तरीके के हैं, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो भूआकृतिक मानचित्र किस किस प्रकार के हो सकते हैं। लिखिए, मुख्य रूप से भूआकृतिक मानचित्र 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला तो प्रकार कौन सा है? मॉर्फोग्राफिक मैप। तो ग्राफिक का मतलब उसकी संरचना से ही संबंधित है कि कोई भी स्थलाकृति है या आकारिकी है या सतह है, उसकी संरचना कैसी है उसकी जानकारी हमें मिलती है जिन मैप में, उनको हम कहते हैं कौन से? मॉर्फोग्राफिक मैप। लिखिए इनके सामने, इनमें किसी भूआकारिकी की संरचना से संबंधित विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाता है। संरचना से संबंधित विशेषताओं को प्रदर्शित किया जाता है।
तो ऐसे मानचित्र को तो जो आपको केवल उस भू-आकारिकी का स्ट्रक्चर दिखाए कि उसकी आकृति कैसी है, तो उसको तो हम कह देंगे कौन सा, मॉर्फोग्राफिक। दूसरी बात, वो भू-आकृति की उत्पन्न कैसे हुई है ये हमें कोई जानकारी दे, तो उसको हम कह देते हैं कौन सा, मॉर्फोजेनेटिक मैप। मॉर्फोजेनेटिक मैप लिखिए इसके सामने। इनमें उस आकृति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, उस आकृति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इससे संबंधित विशेषताएं प्रदर्शित की जाती हैं। इससे संबंधित विशेषताएं प्रदर्शित की जाती हैं। तीसरे इसमें मैप इस प्रकार के होते हैं जो माप पर आधारित होते हैं, जिनसे आपको किसी उसकी संख्या का ज्ञान होता है, तो हम उसको कह सकते हैं कौन सा, मॉर्फोमीट्रिक मैप। अब इसमें मान लीजिए कोई नदी घाटी की मॉर्फोलॉजी है, तो उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी गहराई, उसमें प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा, जल के प्रवाह की दर, अपरदन की दर, समय के संदर्भ में वो कैसे परिवर्तित हुई, इन सब का यदि विश्लेषण किसी मानचित्र में किया गया हो, तो वो सारा कैसा है, मॉर्फोमेट्रिक है, यानी वो माप पर आधारित है। लिखिए इसमें भू आकृतिकी के माप से संबंधित जानकारियां जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ढाल का कोण, तीव्रता, आदि से संबंधित विशेषताएं प्रदर्शित की जाती हैं। आदि से संबंधित विशेषताएं प्रदर्शित की जाती। और चौथा प्रकार है कौन से, मॉर्फो क्रोनोलॉजिकल मैप। मॉर्फो क्रोनोलॉजिकल मैप लिखिए। इसमें किसी भू-आकृतिकी के ऐतिहासिक विकास या समय के अनुसार
उसमें हुए परिवर्तनों का प्रदर्शन किया जाता है। उसमें हुए परिवर्तनों का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये भूआकृतिक मानचित्रों के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। इनमें फिर इनके सब टाइप अलग हो सकते हैं। कोई भी भूआकृतिक मानचित्र किस विषय पर है, उसको हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं विषयक मानचित्र या थीमेटिक मैप। अब उसका थीम या उसका विषय क्या हो सकता है? हो सकता है कि उसका थीम या विषय किसी मरुस्थलीय क्षेत्र की स्थलाकृति का हो सकता है, किसी वनस्पति से रिलेटेड उसमें विषय को लिया जा सकता है, किसी जलीय आकारिकी से रिलेटेड विषय को लिया जा सकता है। तो विषय क्या है, यानी विभिन्न प्रकार के जो विषयक मानचित्र हैं उनसे हमें ऐसी जानकारियां मिलती हैं। अब आपको ये जो जानकारियां मिलती हैं उन मानचित्रों में आपको संरचना की भी जानकारी मिलती है, वो भूआकृति की बनी कैसे, उत्पन्न कैसे हुई, उसकी जानकारी भी मिलती है। उस भूआकृति में जो माप हैं उनकी जानकारियां भी मिलती हैं, और उसके विकास की प्रक्रिया कैसे कैसे रही है उसकी जानकारियां भी आपको मिल सकती हैं। आपको किस तरीके का मैप किसी स्थान विशेष पर योजनाएं बनाते हुए चाहिए, उसके आधार पर हम इनमें से चयन करते हैं, और फिर उसके ऊपर ही वहाँ पर कोई भी हमें प्लान करना है, चाहे खनन की बात हो, चाहे कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई हमें लैंड यूज़ का प्लान करना हो, या हमें कोई रिसोर्सेज की जानकारी लेनी हो, या हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन का कोई प्लान बनाना हो, तो वो इनमें से किसी न किसी मानचित्र पर आपकी स्टडी बेस्ड होती है। तो ये सारी बातें हमने एक टॉपिक विशेष जिसका नाम है क्या, अनुप्रयुक्त भूआकृति विज्ञान, यानी अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी आप कह दें, भूआकृति विज्ञान के अनुप्रयोग, इसके अंतर्गत की है, जिसमें आपको 2 भाग बनाकर दिए गए थे कि एक तो इन्वायरमेंटल जियोमॉर्फोलॉजी, पर्यावरणीय संदर्भ में भूआकृति की, और दूसरा भूआकृतिक मानचित्र कौन कौन से होते हैं और उनका यूज क्या क्या हो सकता है। ये थोड़ी सी जानकारियां आपको इस टॉपिक में लेनी थी, छोटा सा टॉपिक था, तो हम इसकी सभी बातें डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट हो गया है। और आपके सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी के जो भी टॉपिक दिए गए थे उनमें से 10+2 लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर या इसमें पीजी लेवल पर जितने भी टॉपिक थे उनकी सबकी हमने बात कर ली है। तो हम चाहे कोई भी टॉपिक किसी भी स्तर पर आपको दिया गया है, एक किताब की बात करेंगे तो उसकी हमें पूरी बात एक साथ ही करनी है। तो आपका जो अभी 2 लाइन और लिखाऊंगा मैं। आठवां पीरियड याद आवा किधर है? 8वें पीरियड का मतलब ये है कि कॉपी किताब सारी बैग के अंदर, हाँ, गेट पर नजर, और एक नजर घंटी पर भी है कि तू घंटे कान देख, मैं गेट कान देखूं। बाकी जाशो ने ये भागता भागता आओ थे जल्दी हटे, है ना, या धीरे धीरे आओ, बाकी आओ, बाकी आओ ना। लेकिन मैं मेरे टाइम पर ही आऊं फिर भी। ये थे बाकी जाशो, घर पर रोटी बती विजय मिल सी जती से मिल रहा है, जल्दी जाए पहली मिल है बनानी पड़े ना। नंबर आए बाद में तो कौन बनानी पड़े है ना। स्कूल में बनसी एक टाइम की तो कौन बन सी के है? और एक टाइम की लिया था। तो ये एक पोर्शन हमने जियोमॉर्फोलॉजी का पूरा किया है, कुछ ने इसके बीच में से ज्वाइन किया होगा, कुछ ने लेट किया है, तो उनको वापस भूआकृति विज्ञान की हम बुक पढ़ेंगे तब उनका पूरा होगा।
कल से हम आपकी जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुल मिलाकर 120 में से 45 के लगभग आ जाते हैं, तो उसके 3 हिस्से हैं, एक भूआकृति की, एक जलवायु विज्ञान और एक समुद्र विज्ञान। उसमें से एक हिस्सा हमने पढ़ा है भूआकृति विज्ञान। कल से हम जलवायु विज्ञान की बात करेंगे, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, धन्यवाद।